हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्सशाला। हम हमने स्टार्ट किया हुआ है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी एडजस्टमेंट हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की और सारे एडजस्टमेंट्स को अप्लाई करने की। मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, एक तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ओके। दूसरी बात, हम जो भी यहाँ पर अभी सोल्यूशन करेंगे वो हम प्रेजेंटेशन एंड टाइम एडजस्टमेंट दोनों को ध्यान रखते हुए करेंगे। यानी मैं आपको बस कोशिश कर रही हूँ गाइड करने की कि एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन आपको किस तरह से करनी है, वो भी टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए। क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी आपको टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स आपके लेंदी होते हैं, सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आपको करने होते हैं, ओके। तो अब कंसोलिडेशन एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें अगर आप सोल्यूशन करने बैठे तो हो सकता है कि आपका मेजर ऑफ टाइम जो है आप इसी में सब लगा दोगे। अगर आपने मेजर ऑफ टाइम इसी में लगा दिया, मेजॉरिटी ऑफ टाइम, तो फिर हो सकता है कि आपका पेपर जो है वो बाकी का पेपर छूट जाए। तो ये काम तो हमें नहीं करना है। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट अभी से अगर आप अपने प्रैक्टिस में डेवलप करोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, एक फ्रेंडलीनेस क्रिएट हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं फेस करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर एक मैंने प्रॉब्लम लिया है, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 1, एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। सबसे पहले हम इसको करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की जिसमें हमारे एटलीस्ट सारे एडजस्टमेंट्स एक बार जो है वो हम उसको फेस कर लें, ओके। सो फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2020। लाइबिलिटीज आपको गिवन है एच लिमिटेड की, एस लिमिटेड की इक्विटी शेयर्स हैं, जनरल रिजर्व, पीएनएल, 14% डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स। एसेट्स गिवन है हमें। फिर नीचे लिखा हुआ है एच लिमिटेड acquired 1500 shares in S Limited on 1st May 2020. The profit and loss account of S Limited showed a debit balance of 1,50,000 on 1st January 2020. During March 2020, goods costing 6,000 were destroyed by fire, against which the insurance company paid 2,000 only to S Limited. Creditors of S Limited include 20,000 for goods supplied by H Limited, on which H Limited made a profit of 2,000. Half of the goods were sold out of this. An item of plant included in fixed asset of S Limited has book value of 15,000. It was to be valued at 20,000 on 1st January 2020. Ignored depreciation. Prepare consolidated financial statement, balance sheet as on 31st December 2022. ओके, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को एक बार रीड करना है अच्छे से। क्वेश्चन को रीड करते टाइम आप सारी चीज़ों को देख लें, सारे एडजस्टमेंट्स देख लें, क्या आप फेमिलियर हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, ओके। तो अगर आपको लगता है एक बार, दो बार, तीन बार, अगर आपको लगता है आप तीन बार भी क्वेश्चन को रीड करें, अपना एक टाइम जो है रीजनेबल टाइम आप इन्वेस्ट करें, क्वेश्चन को दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो नेक्स्ट स्टेप विल बी, आपको प्रिपेयर कर लेना है सारे फॉर्मेट्स, ठीक है। अब एग्जाम में आप जब जाओगे तो वहाँ पर जो आपको आंसर शीट मिलता है, अब उसके लिए वो एग्जामिनर आपसे पैसे नहीं लेता, राइट। तो आप जो है अपने एंड पे पेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि जो भी फॉर्मेट्स हैं, जो कि हमारे फिक्स फॉर्मेट्स होते हैं कंसोलिडेशन में, जो आपको बनाने ही होते हैं वर्किंग नोट्स वाले, तो आप क्या करो, आप वो सारे जो हैं फॉर्मेट्स उसको पहले डेवलप करके रख लो, ओके। तो अब हम क्या क्या करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हम सब चीज़ें यहाँ पर डेवलप कर ले रहे हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी एमआई। फिर थर्ड होता है टाइम एडजस्टमेंट। उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे वर्किंग नोट्स। तो हमारा पहला वर्किंग नोट जो है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स। जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी भी कहते हैं।
ओके, अब इसके लिए फॉर्मेट जो है वो बना के रख लें। जितने आपको प्रॉफिट्स या रिजर्व्स गिवन है उतने कॉलम हमारे पोस्ट में बनते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये कॉलम होता है प्री का, ये कॉलम होता है पोस्ट का, जनरल रिजर्व, पीएनएल और डेट ऑफ कंसोलिडेशन। फिर यहाँ पर हम लेते हैं इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, पीएनएल और इस पॉइंट के बाद हम करते हैं एक बार टोटल। ठीक है, इसमें फिर बहुत सारे नीचे अभी एडजस्टमेंट अगर होंगे तो वो हम करेंगे। ओके, और लास्ट में इसमें हमारे पास हमें चाहिए होता है होल्डिंग का और सब्सिडरी का, सॉरी होल्डिंग का और एमआई का परसेंटेज। तो वो परसेंटेज जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा वर्किंग नोट 1 जो है वर्किंग नोट का फॉर्मेट बन के रेडी है। अब बना लेते हैं वर्किंग नोट 2 का फॉर्मेट। वर्किंग नोट 2 हमारा होता है COC यानी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें हम एक शेयर्स का कॉलम बनाते हैं, एक हम डिबेंचर्स का कॉलम बनाते हैं। फिर यहाँ पर हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इफ एनी। ठीक है, और फिर इसमें से हम माइनस करते हैं नेट एसेट्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ओन्ड बाय पेरेंट या ओन्ड बाय होल्डिंग। और इससे हमारा यहाँ निकल के आता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल भी हो सकता है और हमारा वो भी हो सकता है कैपिटल रिजर्व। थर्ड वर्किंग नोट है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के केस में भी ये आ गया रुपीस, ये आ गया पर्टिकुलर्स। ओके, अगर कोई डिबेंचर्स हैं तो डिबेंचर्स लेते हैं। ठीक है, एमआई, फिर प्री प्रॉफिट शेयर और पोस्ट प्रॉफिट शेयर। पोस्ट प्रॉफिट में अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व और पीएनएल अलग अलग है तो अलग अलग। ओके, फिर आ जाता है हमारा वर्किंग नोट 4 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये बेसिकली होल्डिंग वाला है। तो अब यहाँ पर जितने भी रिजर्व्स होते हैं उसके हम कॉलम्स बनाते हैं। ओके, तो इसमें आ जाएगा पर्टिकुलर्स, जनरल रिजर्व, पीएनएल। सबसे पहले पेरेंट का शेयर और उसके बाद फिर इसमें अगर कोई पोस्ट शेयर ऑफ पेरेंट है तो जनरल रिजर्व का जनरल रिजर्व में, पीएनएल का पीएनएल में।
और कोई एडजस्टमेंट होगा तो वो देखेंगे, अगर एडजस्टमेंट है तो वो करेंगे। ओके, एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट लास्टली हमारा बैलेंस शीट। मैं यहाँ पर टी शेप बैलेंस शीट बना रही हूँ। ओके, आपको जो है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो है वो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो उसमें टी शेप बैलेंस शीट ही बनती है। सॉरी, टी शेप नहीं, शेड्यूल 3 बनता है। ओके, और टी शेप जो है वो नॉर्मल केस में बनता है। मैं यहाँ पर अभी नॉर्मल बना रही हूँ, तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड वाली। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो फॉर्मेट थे वो फॉर्मेट बना के सब रख लिए। इनके अलावा अगर कुछ वर्किंग नोट्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, वो आप अलग से बना सकते हो, वो आप साथ साथ करते जाना। पर ये तो इतना फिक्स है जो कि आपका बनना ही होता है कंसोलिडेटेड वाले क्वेश्चन में, कंसोलिडेशन के। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, एक एक आइटम जो है वो देखते जाएंगे और जो जो जहाँ पर प्लेस होता है उसको प्लेस करते जाएंगे। ओके, सबसे पहले आपको दिया है फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑफ 31 दिसंबर 2020। यानी 2020 को आपको ये दिया है, यानी आपकी जो बैलेंस शीट बननी है वो बैलेंस शीट आपकी कब बन रही है, 31 दिसंबर 2020 को। क्योंकि आपको ये और ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट गिवन है इस डेट की, और आपको इन दोनों को मिलाकर आपको बनाना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना। सबसे पहले इक्विटी शेयर गिवन है 5 लाख का आपका एच लिमिटेड का, तो ये एच लिमिटेड वाला कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल एच लिमिटेड 5 लाख। ठीक है, डन। ये एस लिमिटेड का जो 2 लाख है ये कहाँ जाता है, ये हमारा वर्किंग नोट 1 में जाता है, तो वर्किंग नोट 1 पे जाएं और वर्किंग नोट 1 में आप इसको लिखें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। फिर जनरल रिजर्व है एच लिमिटेड का 1 लाख, यानी ये कहाँ जाएगा हमारा वर्किंग नोट 4 में। पेरेंट शेयर 1 लाख, डन। इसका जनरल रिजर्व जो है वो आपको यहाँ पर डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले दिन कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे डैश, क्योंकि कुछ नहीं है। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 पेरेंट का, तो 80,000 पेरेंट का कहाँ जाएगा वर्किंग नोट 4 में, तो 80,000 आ जाएगा वर्किंग नोट 4 में। और -1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका सब्सिडरी का, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 लाख। अब आप देखें, आपको यहाँ तक क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब दोबारा, मतलब जो पार्ट आपका होता जा रहा है वो कंप्लीट होता जा रहा है। मतलब आपको ये एक रूल सेट कर लेना है किसी भी प्रैक्टिकल पेपर में, इंक्लूडिंग अकाउंट्स एंड एवरी प्रैक्टिकल पेपर में बात कर रही हूँ, कि आपको क्वेश्चन को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, डिबेंचर्स हैं 1 लाख, ये एस लिमिटेड के डिबेंचर्स हैं 1 लाख के, तो ये एस लिमिटेड के डिबेंचर कहाँ पर दिखाऊँ मैं 1 लाख के, तो अभी जो 1 लाख के डिबेंचर्स हैं ये बेसिकली एस लिमिटेड के यहाँ कहाँ चले जाएंगे ये जाएंगे आपके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इधर, और साथ में जाएंगे आपके माइनॉरिटी में। ठीक है, तो ये 1 लाख जो है इसको अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हम डिवाइड करने के लिए अभी इसको मार्क कर रहे हैं, अभी करेंगे। क्रेडिटर्स 75,000 और 45,000 ये चला जाएगा आपके बैलेंस शीट में, तो क्रेडिटर्स डाल दो, क्रेडिटर्स एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, एच लिमिटेड का है 75 और एच एस का है 45, तो ये आ गया 75 और ये आ गया 45। ठीक है, फिक्स एसेट 3,50,000
फिक्स एसेट 3,50,000, तो 3,50,000 और 1,50,000, तो ये कहाँ चला जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा फिक्स्ड एसेट एच और एस 3,50,000 और 1,50,000। फिर स्टॉक 90,000 और 40,000, तो आ जाएगा नेक्स्ट स्टॉक स्टॉक एच और एस 90,000 और 40,000। फिर उसके बाद है डेटर 60,000 और 30,000, तो डेटर में लिखते हैं 60,000 एंड 30,000। फिर डिबेंचर्स इन एस लिमिटेड एट पार 60,000, यानी अब देखें पॉइंट, 14% डिबेंचर जो था वो सब्सिडरी का दिख रहा था 1 लाख का। अब यहाँ पर 60,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है एच लिमिटेड के, यानी होल्डिंग के, वो भी डिबेंचर्स इन एस लिमिटेड, यानी जो 1 लाख के डिबेंचर्स थे किसके, सब्सिडरी के, उसमें 60,000 के डिबेंचर किसने रखे हुए हैं, किसने इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो एच लिमिटेड ने किए हुए हैं। यानी एच लिमिटेड का पोर्शन कितना है 1 लाख में 60,000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में यहाँ पर 60,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है 60,000 ही है, राइट। तो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में कितना डिबेंचर लिया हुआ है 60,000 का, तो हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाले में 60,000 वहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, जैसे हमने 60,000 प्लेस किया तो हमें ये समझ में आ गया कि 1 लाख में से अगर 60,000 एच का है तो 40,000 जो रिमेनिंग है वो किसका है, वो हम माइनॉरिटी का है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी में आ जाएगा 40,000, यानी 1 लाख जो टोटल था एस लिमिटेड का, उसमें से जो एच लिमिटेड का था शेयर इन डिबेंचर वो कितना था 60, तो ऑटोमेटिकली 40,000 आ गया। ओके, तो हमारा अब ये वाला पॉइंट हो गया और ये 60 भी हो गया। नाउ इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड एट 80 पर शेयर 1,20,000। अब एस लिमिटेड में यानी सब्सिडरी में होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इक्विटी में 1,20,000 का, ठीक है, और पर शेयर कितना है, वो पर शेयर है 80 रुपीज़ का। ओके, तो अब इस केस में कैसे देखेंगे, तो अब इस केस में ये कहाँ पर जाएगा, ये हमारा जाएगा यहाँ पर कंट्रोल के कैलकुलेशन में। तो कंट्रोल के कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होता है टोटल, राइट। तो टोटल कितने शेयर्स हैं पहले आप देख लो, 2 लाख थे और 100 ईच थे, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी 2,000 शेयर्स जो हैं ये टोटल थे। अब इसमें इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, इसका इन्वेस्टमेंट है 120 जो कि 80 का दिख रहा है, तो 120 डिवाइडेड बाय 80 यानी कितना 1500, तो 1500 शेयर्स जो हैं ये, तो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगा, तो परसेंटेज इज 15 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 यानी 75%, यानी होल्डिंग का कितना है 75%, ये हमने वर्किंग नोट 1 में यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या इससे माइनॉरिटी निकल के आ जाएगी, यस, तो माइनॉरिटी क्या होता है 100 माइनस पेरेंट का शेयर यानी 75%, तो माइनॉरिटी हो गया 25%, तो ये हो गया हमारा 25% यहाँ पर। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा ये 120 को मैं और कहाँ लिखूंगी, इस 120 को मुझे और लिखना है हमारे सेकेंड वर्किंग नोट में, तो इसको मैं शेयर्स के यहाँ पे लिख दूंगी 1,20,000, यानी कितना कॉस्ट पड़ा इन्वेस्टमेंट करने का शेयर्स में 1,20,000। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। देन बैंक में 75 और 25, तो बैंक हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बैंक
एच का और एस का, तो ये हो गया 75,000 और 25,000। अब हमने यहाँ पर जितनी चीज़ें थी सब हमने अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दिया, यानी पोजीशन कर दिया है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एच लिमिटेड अक्वायर्ड 1500 शेयर्स इन एस लिमिटेड, यानी एच लिमिटेड ने 1500 शेयर्स अक्वायर किया। ये हम ऑलरेडी निकाल भी चुके थे, ओके, बट उन्होंने दिया हुआ भी है, तो ये 1500 हमने यहाँ पे ले लिया है ऑलरेडी। और ये उसने अक्वायर किए 1 मई 2020 को, 1 मई 2020 को उसने किया, यानी अब जो आपका ईयर है, यहाँ पर ईयर उन्होंने लिया हुआ है 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, ओके। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने अक्वायर कब किया, 1 मई 2020 को, यानी 1 मई 2020 को अगर अक्वायर किया, डेट ऑफ एक्विजिशन ये है, ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन है, राइट। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, प्री, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, पोस्ट, ओके। तो प्री में क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 4 मंथ्स इधर हो गए, और मई से लेकर दिसंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने, 8 महीने पोस्ट के हो गए। तो यानी आपका रेशियो हो गया 4:8, ओके। ये आपका टाइम एडजस्टमेंट का आ गया यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,50,000 ऑन जनवरी 1, 2020, यानी 1 जनवरी को, यानी इस डेट को पीएनएल जो था, पीएनएल दिख रहा था डेबिट बैलेंस 1,50,000 का, यानी यहाँ पर नीचे वर्किंग नोट 1 में मेरे को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1,50,000 का जो है वो डेबिट बैलेंस दिख रहा था, ठीक है। During March 2020, goods costing 6,000 were destroyed by fire, against which the insurance company paid 2,000 only to S Limited. ठीक है, यानी गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, यानी ये क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस। हमने एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देखा था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो एबनॉर्मल लॉस के केस में हम क्या करते हैं, आप बताएं फटाफट। आप एडजस्टमेंट्स अगर आपको याद नहीं भी हैं तो दैट इज़ फाइन, आप 1-2 क्वेश्चन के लिए रेफर कर सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन में अपने आप आपको वो चीज़ ग्रिप में आ जाएगी। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा एडजस्टमेंट है। तो ये है बाय फायर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर बेसिकली आप वर्किंग नोट 1 जो है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, उसमें आप रिवर्स करते हो पहले। तो अगर लॉस है तो उसको ऐड करोगे, गेन है तो उसको प्लस करोगे, उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करते हो, और फिर डेट के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कौन से पीरियड का लॉस है, फिर वहाँ पर जाके आप उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले टाइम एडजस्टमेंट तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। अब ये देख लें कि कौन से पीरियड को वो बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन में रीड करें, मार्च 2020, ठीक है, उस दिन गुड्स डिस्ट्रॉय हुए 6,000 के, अगेंस्ट विच इंश्योरेंस कंपनी पे 2,000 ओनली टू एस लिमिटेड, यानी टोटल जो लॉस था वो 6,000 का हुआ, लेकिन उसमें से 2,000 रिकवर हो गए, यानी कि लॉस बाय फायर कितना हुआ, 4,000 ओनली। अल्टीमेट इफेक्ट ले सकते हैं हम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले आपको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, प्लस करोगे एड बैक, तो ये एड बैक करोगे लॉस बाय फायर, इसको आप ऐड बैक कहाँ से करोगे, पोस्ट वाले पीरियड से, तो यहाँ पर आपने ऐड बैक कर दिया इसको, प्लस, ठीक। उसके बाद आपको टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करना होगा, आप टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई कर देना, लेकिन साथ में टाइम एडजस्टमेंट के बाद फिर इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट होगा, तो वो एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होगा बेसिकली, तो एक्चुअल ट्रीटमेंट के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा लॉस बाय फायर, और ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, मार्च लिखा है, मार्च यानी क्या, आपके इधर फॉल कर रहा है प्री में, यहाँ कहीं मार्च होगा आपका, राइट। तो वो किसका पार्ट है, प्री का पार्ट है, तो आप क्या करोगे, आप इसको प्री में से फिर एक्चुअल माइनस करोगे 4,000,
ठीक है, इसमें इतना स्पेस जो है ये मैंने यहाँ पर अभी छोड़ के रखा है, यहाँ पर हम टाइम एडजस्टमेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन जो चीज़ें हैं उसको बस हम यहाँ पे पोजीशन करते जा रहे हैं, प्लेस करते जा रहे हैं, साथ में एडजस्टमेंट्स देखते जा रहे हैं। ओके, सो ये वाला पॉइंट हो गया है। 6,000 और 2,000 जो पे कर दिया, तो अल्टीमेट इफेक्ट जो 4,000 का था वो हमने ले लिया, दोनों पार्ट्स कर लिए, एक हमने न्यूट्रलाइज कर दिया था, एड बैक कर दिया, और उसको हमने एक्चुअल जो प्री पोर्शन का था, क्योंकि प्री पोर्शन को ही बिलोंग करता था, अब नॉर्मल लॉस प्री पोर्शन में हुआ था प्री एक्विजिशन पीरियड में, तो वहां से हमने उसको एक्चुअली फिर माइनस कर दिया। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स creditors of S Limited includes 20,000 for goods supplied by H Limited। ठीक है, तो क्रेडिटर्स यानी ये क्या हो गया, इंट्रा ग्रुप। तो जो क्रेडिटर्स हैं उसमें 20,000 जो है वो H लिमिटेड वाले। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये इंट्रा ग्रुप है कॉमन वाले, तो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से हम 20,000 इसमें से हटाएंगे, और जो डेटर्स हैं डेटर्स में से भी हम यहाँ से 20,000 जो है उसको हटा देंगे। तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ये वाला ट्रीटमेंट 20,000 का ये डन। ऑन विच एच लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 2,000। ठीक है, अब यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट जो है वो उन्होंने गेन किया है उन गुड्स के ऊपर जो कि एच लिमिटेड ने सप्लाई किया था एस लिमिटेड को। अब एच लिमिटेड ने सप्लाई किया एस लिमिटेड को, यानी ये क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो जब ये डाउनस्ट्रीम होता है या डाउनवर्ड होता है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में प्रॉफिट किसको हो रहा है, एच लिमिटेड को, तो किसकी प्रॉफिट में से हटाएंगे हम इसको, ये हो गया हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट। ओके, तो 2,000 जो है 2,000 का था, लेकिन हाफ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड आउट ऑफ दिस, इसमें से 2,000 में से आधे गुड्स बेच दिए, यानी अगर 20,000 पे 2,000 का प्रॉफिट था और उन्होंने आधे गुड्स अगर बेच दिए, तो यानी अब अनरियलाइज पोर्शन कितना है 2,000 में से 50%। 50% अगर बेच दिया तो 50% का प्रॉफिट तो बुक कर लिया ना, रियलाइज हो गया, तो बचा हुआ 50% जो है उसका प्रॉफिट ही अनरियलाइज्ड है। तो 2,000 में से 50% यानी 1,000 का जो प्रॉफिट है वो भी अनरियलाइज्ड है, तो अनरियलाइज्ड है, तो एच लिमिटेड के यानी होल्डिंग का जो प्रॉफिट है उसमें से उसको हम हटाएंगे। ठीक है, और साथ में जो स्टॉक है स्टॉक में से भी हम उसको हटाएंगे। ठीक है, एच लिमिटेड का प्रॉफिट कहाँ दिखता है, वर्किंग नोट 4 में, तो यहाँ पर अब हम लेस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो कि है 2,000 का 50%, तो ये हो जाएगा 1,000, यहाँ से हटा दिया, और दूसरा इफेक्ट हम इसका यहाँ पर इधर लेंगे स्टॉक में, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1,000 यहाँ से डिडक्ट कर दिया। ओके, तो ये वाला पार्ट भी डन। An item of plant included in fixed asset of S Limited had book value of 15,000. It was to be revalued at 20,000 on 1st January 2020। ठीक है, एक आइटम है प्लांट का जो कि फिक्स एसेट में इंक्लूड किया गया एस लिमिटेड के सब्सिडरी में, जिसकी बुक वैल्यू 15,000 है, उसको 1 जनवरी 2020 को जो है रीवैल्यू जो है वो करना था। इट वॉज टू बी रीवैल्यूड एट 20,000 ऑन 1 जनवरी, यानी 15,000 बुक वैल्यू थी और रीवैल्यूड अमाउंट है 20,000, यानी 5,000 जो है वो क्या है, रिवैल्यूएशन गेन। तो अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, एक ट्रीटमेंट तो सब्सिडरी का है, तो सब्सिडरी के बुक्स में होगा, तो सब्सिडरी के बुक्स में टाइम एडजस्टमेंट के बाद हम करते हैं रीवैल्यूएशन गेन। 1 जनवरी 2020 यानी प्री का पोर्शन है, तो प्री में हम इसको ऐड कर देंगे, और दूसरा फिक्स एसेट में इसका इफेक्ट लेंगे हम रीवैल्यूएशन गेन का 5,000, दूसरा इफेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, तो ये वाला भी पार्ट हो गया हमारा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है 31 दिसंबर 2020, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सारे आइटम्स जो है हमने सब प्लेस कर लिए। ठीक है, जब आप इस तरह से करोगे तो आपके कोई भी आइटम एक तो स्किप नहीं होंगे, मिस होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, और दूसरे हर चीज़ जो है अपनी जगह पे पोजीशन होती जाएगी, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि क्या एक फ्लो और क्या एक सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हो। ओके, अब प्लेसमेंट्स हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम
सारी चीज़ों को फाइनलाइज करना शुरू करेंगे। हमारा कंट्रोल वाला सॉर्टेड है 75%, इसको हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे यूज़ आएगा 75%, हमने लिख दिया इधर 75%, ठीक है। फिर एम आई था, एम आई का 25% ये हमने निकाला, तो ये भी हमें यहीं पे यूज़ आने वाला था 25%, तो ये भी हमने लिख दिया। फिर उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट की बात करें 4 और 8, तो टाइम एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर काम आता है, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं हम टाइम एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइम एडजस्टमेंट। तो टाइम एडजस्टमेंट में प्री और पोस्ट, प्री का है 4 मंथ और पोस्ट का है 8 मंथ, ये हमने हाथों हाथ यहाँ पे लिख दिया। तो यानी अब ऊपर के जो 3 हमने बनाए 1 2 3, इसका काम हमारा अब कंप्लीट हो गया अभी, ठीक। अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट वर्किंग नोट से, क्योंकि फर्स्ट वर्किंग नोट रैप अप करेंगे तभी जाके आगे के वर्किंग नोट जो है उसमें हम चीज़ों को पुट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे दिया था डेट ऑफ कंसोलिडेशन, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि इट इज ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड, यानी ये प्री एक्विजिशन पीरियड का ही इक्विटी है। यानी हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 2 लाख, ठीक है। जनरल रिजर्व कुछ है नहीं, तो यहाँ पे डैश हो गया। अब पीएनएल प्री का मुझे गिवन था 1,50,000 नेगेटिव और डेट ऑफ कंसोलिडेशन 1 लाख नेगेटिव, यानी ड्यूरिंग द ईयर ऐसा क्या हुआ होगा या कितना प्रॉफिट हुआ होगा जिसकी वजह से डेट ऑफ कंसोलिडेशन यानी कि एंड वाले दिन मेरा 1 लाख का ही डेबिट बैलेंस रह गया, यानी 50,000 का डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा, तब जाकर 1 लाख जो है मेरा नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, ओके। वंस दिस इज डन, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका टोटल, तो इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा मेरा 50,000, जनरल रिजर्व में कुछ है नहीं, दिस इज ऑल्सो 50,000 और ये 1 लाख। आप ऐसे टोटल करो या ऐसे टोटल करो, दोनों में आपका 1 लाख ही आएगा, ओके। फिर उसके बाद अब लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर वाले केस में अब यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, लॉस बाय फायर। तो अब इस पॉइंट के बाद एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज और एक टोटल करना पड़ेगा। तो ये टोटल अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 54,000 और ये हो जाएगा 1,04,000। अब टाइम एडजस्टमेंट देख लें, प्री वाला तो प्री में ही रहेगा। अब जो ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब पोस्ट वाला पोर्शन, तो ये पोस्ट वाला पोर्शन अभी जो है ये पूरा 12 महीने के लिए होता है, इसको अब हमें डिवाइड करना है प्री में और पोस्ट में, यानी हम इसमें से जो प्री का पोर्शन है वो माइनस करके प्री में ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर में 54,000 हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं अगर इसको इस तरह से एनालाइज करें, पीएनएल हमारा यहाँ पर 150 था, यहाँ पर पीएनएल जो है वो 1 लाख नेगेटिव है, तो मुझे ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरे ड्यूरिंग द ईयर मुझे 50,000 जो है, ये 50,000 का पूरा ये हुआ प्रॉफिट, ठीक है। प्लस इसमें 4,000 एबनॉर्मल लॉस का ऐड हुआ, यानी 54,000 ये अभी मेरा कितना है 12 महीने के लिए। पर क्या टाइम एडजस्टमेंट है, यानी अब मुझे 54,000 इसको 4 महीने में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि प्री का पार्ट है वो, और 8 महीने में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो पोस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो अब बेसिकली 54,000 जो है इसको हम कर लें डिवाइड, तो 54,000 12 इंटू 4 18,000, तो ये जो 18,000 है ये 18,000 हो जाएगा प्री वाला। तो हम क्या करेंगे, प्री में इधर माइनस करके इधर प्री में ऐड कर देंगे और पोस्ट वाला ऑटोमेटिकली वहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लॉस बाय फायर है, तो लॉस बाय फायर हमारा प्री वाला ही पोर्शन था, ये पोर्शन था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नील, ये कुछ भी नहीं है, ये -4,000 और ये +5,000, राइट। अब इस पॉइंट के बाद हम कर लेते हैं टोटल, तो ये है 50 + 18 - 4 + 5, यानी ये हो गया हमारा 69,000।
69,000 का 75%, 51,750 और रिमेनिंग 17,250 MI में। यहाँ पर कुछ नहीं है। PNL में 36,000, इसमें 27,000 इधर माइनस 9,000 इधर। ओके, ये है 105। ठीक। अगर आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कभी कि डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले दिन नेट एसेट्स बताओ, तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले दिन नेट एसेट्स मतलब हो गए 105,000, ये वाला फिगर डेट ऑफ कंसोलिडेशन। प्री पोर्शन का नेट एसेट्स बताओ ये, और पोस्ट का बताओ तो 36,000। ओके, इसको हमने डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ तो पता है, ये जाता है आपका कहाँ पर, वर्किंग नोट 2 में, ये जाता है वर्किंग नोट 3 में, ये जाता है वर्किंग नोट 4 में, ये जाता है वर्किंग नोट 3 में। यहाँ पर है नहीं फिगर, लेकिन अगर होता तो ये भी आपका इस तरह से डिवाइड होता। तो अब फर्स्ट वाला हो गया। अब जो फर्स्ट से फिगर्स आए हैं उसको प्लेस कर लें, तो प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इधर क्या क्या चीज़ें हैं, तो बेसिकली फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, और फेस वैल्यू जो था वो 60,000 फेस वैल्यू ही थे, तो ये भी हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, उसके बाद 51,750 ये हमारे शेयर में इधर आ जाएगा, 51,750 माइनस में। ओके, तो हमने बेसिकली ये प्लेस कर दिया। अब 17,250 वर्किंग नोट 3 में, तो 17,250। ओके, तो ये हमने प्लेस कर दिया। ये कुछ है नहीं, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस में 27,000 और 9,000 MI में, तो जनरल रिजर्व का कोई पोर्शन नहीं है, और प्रॉफिट एंड लॉस में है 27,000। MI में 9,000 है जो वर्किंग नोट 3 में जाएगा, पोस्ट का पोर्शन, तो जनरल रिजर्व में कुछ नहीं है, और ये है 9,000। ओके, यानी ये प्लेसमेंट हो गई सारी। वर्किंग नोट 1 का काम खत्म। अब वर्किंग नोट 2 पे आ जाओ, तो वर्किंग नोट 2 पे अब सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसका कैलकुलेशंस कर लो। यहाँ पर तो ये आ जाएगा नील, और 1,20,000 माइनस 51,750 ये हो गया 68,250। 68,250 आ रहा है मेरा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव है, तो ये मेरा हो गया गुडविल। जैसे ही मुझे पता चला ये गुडविल है, मैं तुरंत इसको क्या करूँगी, मेरे एसेट साइड पे प्लेस कर दूंगी। तो ये हो जाएगा गुडविल। गुडविल आ रहा है मेरा 68,250। ठीक है, तो ये भी डन, इसका काम भी हो गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ रहा है 40 प्लस 17,250 प्लस 9,000, सो ये आ जाएगा आपका 66,250। ओके, 66,250 आ गया, इसको हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट 66,250। वर्किंग नोट 3 का काम भी ख़त्म। वर्किंग नोट 4 पे आ जाते हैं। तो वर्किंग नोट 4 पे सारी चीज़ें कर ली हैं, अब सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। तो कैलकुलेशन में हमारे पास इधर आ जाएगा, ये तो 1 लाख ही होगा जनरल रिजर्व का। ओके, तो यहाँ पर लिख दूँ मैं जनरल रिजर्व कंसोलिडेटेड 1 लाख, और ये हो जाएगा 80 प्लस 27 माइनस 1, यानी 1,06,000, 1,06,000 ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड। ओके, वर्किंग नोट 4 का भी काम खत्म। ठीक, अब सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्लेस हो गई। अब बैलेंस शीट को टोटल करना शुरू करें। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो ये फिगर्स जो है इसको आउटर कॉलम में ले लें हम लोग। 75 प्लस 45 माइनस 20, यानी ये है 1 लाख। ठीक है, 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 66,250 प्लस 1 लाख प्लस 106,000, यानी ये हो गया
टोटल आ रहा है इसका 872250, ये इसका टोटल आ रहा है अभी। ठीक है, दूसरी तरफ है 3,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 5,000, यानी 5,05,000। फिर है 90 प्लस 40 माइनस 129। फिर 60 प्लस 30 माइनस 20 70। और फिर है 75 प्लस 25 यानी 1 प्लस 68250, ये आ रहा है आपका 872250। मैच हो गया? मैच हो गया तो नाउ दिस इज कॉल्ड बधाई हो। पूरी जो मेहनत है वो सिर्फ इसके लिए, बधाई हो। ओके, सो अब इस तरह से आप करोगे तो आपका कोई भी जो पॉइंट है वो मिस होने के चांसेस एकदम रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी वर्किंग नोट्स हैं सब प्रॉपर बनेंगे, सारे आइटम्स जो है लिंक्ड रहेंगे, आपको फ्लो समझ में आता जाएगा, एक एक चीज़ आप ख़त्म करते जाओगे और उसका प्लेसमेंट जो है आप करते जाओगे। ठीक है, तो ये आपका था एक प्रॉब्लम जिसमें हमने एडजस्टमेंट देखा किसका, अनरियलाइज प्रॉफिट का, क्रेडिटर डेटर्स यानी इंटर कंपनी ओइंग्स का, और एबनॉर्मल लॉस का, और साथ में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का जिसमें रिवैल्यूएशन गेन था। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे और उसके थ्रू हम कुछ और एडजस्टमेंट जो है उसको भी गो थ्रू करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस शीट ऑफ चंद्रमा लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी तारा लिमिटेड। ओके, और ये गिवन है हमें 31 मार्च 2022 की, यानी हमें स्टैंड अलोन बैलेंस शीट गिवन है 2022 की, तो हमें कंसोलिडेटेड भी जो है 2022 की ही बनानी पड़ेगी। ओके, तो हम सबसे पहले बैलेंस शीट के वहाँ पर ये डेट लिख लें। मैंने ये फॉर्मेट्स जो हैं वो पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं, आप भी जो है ये फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 2022, इस दिन की हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बननी है। ठीक, टाइमलाइन की अगर बात करें तो इसको हम टाइमलाइन पे भी प्लेस कर देते हैं, क्योंकि टाइमलाइन के टाइम पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी प्री पोस्ट देखने के लिए। तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, ये है प्री ओपनिंग डेट, और डेट ऑफ एक्विजिशन अभी हमें देखना है। तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन हमारा है 31 मार्च 2022। ओके, तो ये वाला पार्ट डन। अब नेक्स्ट चंद्रमा लिमिटेड जो है और तारा लिमिटेड जो है इसका हमें कुछ डिटेल्स गिवन है। शेयर कैपिटल गिवन है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चंद्रमा का आपको गिवन है, तो चंद्रमा का जो प्रेफरेंस है तो ये हम क्या करेंगे, सीधा बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसके बैलेंस शीट में जाएंगे और चंद्रमा का हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये है चंद्रमा का जो कि है 10 लाख, तो यहाँ पर हमने 10 लाख को प्लेस कर दिया। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 50 लाख का, तो इसको भी होल्डिंग वाला जो होता है उसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल चंद्रमा का भी ये है 50 लाख। ओके, अब 15 लाख तारा लिमिटेड का गिवन है जो कि सब्सिडरी है, तो तारा लिमिटेड का 15 लाख ये हम कहाँ प्लेस करते हैं, वर्किंग नोट 1 में। तो वर्किंग नोट 1 में यहाँ पर हमने कर दिया 15 लाख, तो ये हो गया प्लेस। अब 15 लाख में दिया था 100 ईच,
यानी 15 लाख थे और 100 ईच, तो हमारे वर्क इधर कंट्रोल के कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा कितना हो गया ये 15,000। तो यहाँ टोटल मैं ले लूँगी 15,000। ठीक है, तो इतना काम डन। जनरल रिजर्व 34 लाख और 36 लाख ये गिवन है चंद्रमा यानी होल्डिंग का। तो 34 और 36 कहाँ जाता है हमारा होल्डिंग का प्रॉफिट्स वर्किंग नोट 4 में। तो 34 है हमारा जनरल रिजर्व और 36 है हमारा पीएनएल। ये होता है हमारा पेरेंट्स शेयर, जो पेरेंट्स का है वो। 60 और 1080 ये होल्ड सब्सिडरी का है, ये कहाँ जाता है वर्किंग नोट 1 में। तो 60 है जनरल रिजर्व और 1080 है दिस। तो 60,000 हो गया जनरल रिजर्व और 10,80,000 हो गया ये। तो ये भी प्लेस कर दिया। ट्रेड पेपर 10 लाख और 441,500, तो इसको हम कहाँ लेकर जाते हैं, डायरेक्ट कंसोलिडेशन होता है तो फिर बैलेंस शीट में। तो ट्रेड पेबल 10 लाख एंड 441,500। तो ट्रेड पेबल एच लिमिटेड का जो कि है चंद्रमा और सब्सिडी है तारा, 10,04,41,500 ये कर दिया। उसके बाद बिल्स पेबल गिवन है, तो चंद्रमार्क में नहीं है लेकिन सब्सिडी में गिवन है 241,500 का। तो बिल्स पेबल चंद्रमा में नील है और तारा यानी सब्सिडी में 241,500 का है। यानी ऊपर के जितने भी प्लेसमेंट है सब हो गए हैं। अब इसको इतने पार्ट को अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिक्स एसेट्स पे आ जाते हैं। फिक्स एसेट्स में हमें गिवन है लैंड, तो लैंड हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट में यहाँ पर। इसमें भी चंद्रमा और तारा। तो चंद्रमा है 3560 और तारा लिमिटेड का है 7 लाख। उसके बाद है प्रॉपर्टीज 3760 4 लाख, 3760 और 4 लाख। तो ये हो गया होल्डिंग चंद्रमा का और ये हो गया सब्सिडी तारा का। फिर है प्लांट एंड मशीनरी 14 एंड 913। तो प्लांट एंड मशीनरी 14 और 913। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया तारा। फिर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12,000 शेयर्स ऑफ तारा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल को अक्वायर किया है, यानी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है 1 अप्रैल। तो इसको हमें टाइमलाइन पे प्लेस करना पड़ेगा। तो हमारी टाइमलाइन पे हम प्लेस कर दें 1 अप्रैल 2021, यानी यही हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन भी है। यानी ये पूरा पोर्शन ये क्या है पोस्ट। तो टाइम एडजस्टमेंट है ही नहीं इसमें, ठीक है, मतलब 0:12 है ना, यानी सारा जो है वो किसका है पोस्ट पीरियड का ही है। तो इसलिए हमें टाइम एडजस्टमेंट कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पार्ट हो गया। फिर बोला है 12,000 शेयर्स ऑफ तारा लिमिटेड। अब 12,000 शेयर्स यानी कि 15,000 थे, उसमें से 12,000 जो है वो इसका कंट्रोल है। फिर 18 लाख यानी इतना कॉस्ट लगी, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी 18 लाख। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 18 लाख।
डिबेंचर में कुछ नहीं है तो डैश कर दिया। अब करंट एसेट में इन्वेंट्रीज है तो इसको हम बैलेंस शीट में प्लेस करेंगे। तो इन्वेंट्रीज चंद्रमा और तारा, चंद्रमा का है 1360, 506। ओके, ये भी हो गया। ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश, तो ये लास्ट में हम इसको लिख देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एक साथ। तो ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश, ये भी दोनों का लेना है हमें। चंद्रमा एंड तारा, चंद्रमा का है 2120 और इसका है 804। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें देखने हैं एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला एडजस्टमेंट है सरप्लस ऑफ चंद्रमा लिमिटेड इंक्लूड्स डिविडेंड ऑफ 10% रिसीव फ्रॉम तारा लिमिटेड। यानी जो भी चंद्रमा लिमिटेड का सरप्लस है उसमें 10% जो है वो तारा लिमिटेड से डिविडेंड की तरह रिसीव हुआ है। ओके, तो इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। डिविडेंड का एडजस्टमेंट हमने पढ़ा था। ओके, 3 पॉइंट ऑफ व्यू थे, माइनॉरिटी वाला, होल्डिंग वाला, सब्सिडरी वाला। ठीक है, तो आप चाहें तो आप उसको रेफर करके उसके बाद फिर एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करें। ठीक, तो हम आ जाते हैं डिविडेंड वाले पोर्शन के लिए। सबसे पहले हम इसमें सब्सिडरी वाला जो है उसको देखते हैं। तो डिविडेंड कितना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 होता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आप क्या करते हो, सब्सिडरी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें डिविडेंड का परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हो। तो सब्सिडरी का इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख, 15 लाख के ऊपर 10% का डिविडेंड है तो ये हो गया 1.5 लाख। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एड बैक करना पड़ेगा डिविडेंड पेड। तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे 1,50,000 इसमें से। ठीक है, और ये है हमारा प्री पीरियड का डिविडेंड। ठीक है, अगर इंट्रिम होता, ड्यूरिंग द ईयर होता तो लिखा होता, ये दिया गया है और क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो यहाँ पर बेसिकली इट इज़ प्री एक्विजिशन वाला। तो प्री एक्विजिशन में से माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली हम नीचे से क्या करेंगे, डिविडेंड पेड प्री में से ये 1.5 लाख माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये तो सब्सिडरी के बुक्स में या सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में इसको एडजस्ट कर दिया। अब होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो अब इस 1.5 लाख में होल्डिंग का कितना परसेंटेज था। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम एक फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बनाए डिविडेंड का ऑफ सब्सिडरी यानी तारा लिमिटेड, तो ये है 15 लाख का 10% यानी 1.5 लाख। ये इन टोटल है, लेकिन इसमें होल्डिंग का शेयर कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल परसेंटेज चाहिए होगा। कंट्रोल परसेंटेज क्या है, 12,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100, यानी कंट्रोल परसेंटेज हमारा आ गया यहाँ पर 80%। तो माइनॉरिटी है हमारा 100 माइनस 80 यानी 20%। ठीक है, तो यानी 150 का जो 80% है वो होल्डिंग का है यानी 120। इसका हमें अब होल्डिंग के उसमें देखना है, करना है। ठीक है, हाथों हाथ ऊपर मैंने होल्डिंग और माइनॉरिटी का वो निकाल लिया था परसेंटेज, तो यहाँ पर पुट करके रख देते हैं ताकि उस वर्किंग नोट का काम खत्म हो जाए। ठीक, अब 1,20,000 जो है, 1,20,000 हमें करना क्या है। तो हमने पढ़ा था कि जब होल्डिंग की बात हो तो आपको दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्री एक्विजिशन, एक होता है पोस्ट। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ता है। सो ये क्या है, प्री एक्विजिशन। अगर प्री एक्विजिशन है तो उस केस में होल्डिंग को क्या करना होता है, होल्डिंग को उस केस में इन्वेस्टमेंट्स जो है, इन्वेस्टमेंट्स को कम करेगा और साथ में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जो है उसको भी रिवर्सल कर देगा।
तो इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए वो क्या करेगा, 1,20,000 यहाँ पे करेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वर्किंग नोट 2 में माइनस, तो अब यहाँ पे वर्किंग नोट 2 में से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले आप जो नॉर्मल एक आपका फॉर्मेट है उसको आप बना के पहले रख लो। तो नॉर्मल फॉर्मेट जो है आपका एक स्टैटिक कांस्टेंट, उसके हिसाब से फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, फिर उसमें से आप नेट एसेट्स जो हैं एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ओन्ड बाय पेरेंट, ये आप माइनस करते हो। ठीक है, उसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट, तो अब ये एडजस्टमेंट आप यहाँ से करोगे, तो ये एडजस्टमेंट डिविडेंड वाला, तो डिविडेंड वाला आप क्या कर देंगे यहाँ पर, डिविडेंड रिसीव्ड विच इज टोटल 1,50,000 का 80%। ठीक है, यानी 1,20,000 जो है ये माइनस हो गया। दूसरा इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यहाँ पर लेस करेंगे डिविडेंड बाय सब्सिडरी, ये भी 1,50,000 इंटू 80% सिर्फ इसका शेयर, यानी यहाँ से भी आप क्या करोगे 1,20,000 जो है वो माइनस करोगे, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन का केस था। ठीक, तो डिविडेंड का हमने पूरा कर लिया काम। यस, अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 अप्रैल 2021 को सरप्लस था 775 का तारा का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 775 और जनरल रिजर्व था 30,000, ये था 30,000। चंद्रमा लिमिटेड रीवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ तारा लिमिटेड एट टाइम ऑफ परचेज, टाइम ऑफ परचेज यानी रेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि 1 अप्रैल को, ऑफ शेयर्स बाय 2 लाख मोर देन इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, जो भी उसके शेयर्स थे प्लांट एंड मशीनरी थे उसको 2 लाख से जो है उसने रीवैल्यू किया, तो बेसिकली 2 लाख अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो अपवर्ड का मतलब क्या हो गया, मोर देन बुक वैल्यू है ना, तो मतलब क्या हुआ कि जो उसकी बुक वैल्यू थी उससे 2 लाख और उसने ज़्यादा किया, यानी ये 2 लाख क्या हुआ अपवर्ड, अपवर्ड मतलब क्या, ये हो गया आपका गेन, रीवैल्यूएशन का गेन। तो जो रीवैल्यूएशन का गेन है उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ पर रीवैल्यूएशन गेन प्लस करते हो, तो रीवैल्यूएशन गेन इधर ऐड हो जाएगा 2 लाख का, और इसका दूसरा इफेक्ट जो प्लांट एंड मशीनरी है वहाँ पर जाकर 2 लाख इधर ऐड हो जाएगा, रीवैल्यूएशन गेन। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट, इन्वेंट्री ऑफ चंद्रमा लिमिटेड इंक्लूड्स 80,000 ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट परचेज फ्रॉम तारा लिमिटेड। ठीक है, जो इन्वेंट्री है उसमें 80,000 इन्वेंट्री जो है वो तारा लिमिटेड से परचेज की हुई है, यानी कि तारा से चंद्रमा के पास गया है। ओके, तो इस केस में प्रॉफिट किसका है, तारा लिमिटेड का। Further, trade receivable of Tara Limited includes 2,40,000 for the sale to Chandrama Limited on which Tara Limited makes profit of 60,000। यानी कि यहाँ पे अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व देखना पड़ेगा। तो स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन पहले देख लो। तो स्टॉक रिजर्व के कैलकुलेशन के लिए नीचे हम एक वर्किंग नोट जैसा बना सकते हैं। स्टॉक रिजर्व, stock reserve is nothing but unrealized profit. Okay, तो कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल सेल, टोटल सेल कितने की हुई 2,40,000, तो 2,40,000 जो है ये हो गई टोटल सेल्स। इस टोटल सेल्स के ऊपर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑन सच सेल्स 60,000 यानी 60,000 का। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100। ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100 इज 25%, यानी 25% जो है ये 25% आपका ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज है।
ठीक है। अब इंट्रा ग्रुप इन्वेंट्री कितनी है इसमें, वो भी कौन सी वाली है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्यों, क्योंकि सब्सिडरी से होल्डिंग के पास गई है, तो वो है 80,000, 80,000। सो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड कितना हो गया, 25% ऑफ 80,000, तो ये हो गया आपका 20,000। ये आपका स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन है। ओके, ये वर्किंग नोट जो है आप डेफिनेटली बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो साथ में ही दिखा सकते हो, मतलब वो आपकी चॉइस है। ठीक है, मतलब ऊपर भी आप दिखा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्पेस छोड़नी पड़ेगी इतनी इस कैलकुलेशन के लिए, या फिर अगर आप अलग से बनाओ तो बहुत नीट भी रहता है और क्लियरली समझ भी आता है, खिचड़ी भी नहीं मचेगी। ठीक है। अब हम ये देख लें क्या क्या चीज़ जो है हमें इसमें से हटाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो 80,000 वाला जो प्रॉफिट था, यानी कि 20,000 का जो प्रॉफिट था, इस चीज़ को अनरियलाइज प्रॉफिट को पहले डील करना है, तो पहले अनरियलाइज प्रॉफिट को डील कर लेते हैं। तो अनरियलाइज प्रॉफिट किसका है, मतलब प्रॉफिट किसके एंड पे है, अपस्ट्रीम है, यानी कि सब्सिडरी के पास प्रॉफिट है, तो फिर सब्सिडरी के प्रॉफिट में से हटाना पड़ेगा। तो सब्सिडरी का प्रॉफिट हम कहाँ देखते हैं, वर्किंग नोट 1 में। तो वर्किंग नोट 1 में आप क्या करो, स्टॉक रिजर्व हटा दो। तो वर्किंग नोट 1 से आप स्टॉक रिजर्व हटा दोगे, ये स्टॉक रिजर्व हटेगा आपके ड्यूरिंग द ईयर वाले प्रॉफिट से। ठीक है, दूसरा इसका इफेक्ट इन्वेंट्री में से हटाना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री में जाओ, अनरियलाइज प्रॉफिट वहाँ से हटा दो। तो इन्वेंट्री में अनरियलाइज प्रॉफिट, या फिर जिसको हम स्टॉक रिजर्व कहते हैं वो, तो ये 20,000 मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये 20,000 वाला तो ख़त्म हो गया हमारा। अब बचा है 2,40,000। अब ये 2,40,000 क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ तारा लिमिटेड इंक्लूड्स 2,40,000 टू सेल टू चंद्रमा, यानी ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल ये कॉमन हो गए 240 से। तो आपको ये इंटर कंपनी जो है म्यूचुअल, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसमें से 240 हटाएंगे, और इधर ट्रेड पेबल्स में से 240 हटाएंगे। डन, ये दो इफेक्ट हमने इसके ले लिए, तो ये वाला एडजस्टमेंट भी हमारा अब सॉर्टेड है। Tara Limited made a bonus issue during the year out of pre-acquisition profits for 6 lakh. This is not recorded in books. जब मैंने आपको बोनस का एडजस्टमेंट बताया था, तो उसमें मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे कि दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो सब्सिडरी के बुक्स में वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी हुआ हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा। अगर हुआ हुआ है तो आपको पहले रिवर्स करना है, फिर टाइम एडजस्टमेंट के बाद जो है आपको उसको एक्चुअल उधर से ट्रीट करना है। बट अगर नहीं है बुक्स में एडजस्टेड, तो आप टाइम एडजस्टमेंट के बाद ही इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आपको टाइम एडजस्टमेंट के पहले रिवर्स करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नॉट रिकॉर्डेड है, तो नॉट रिकॉर्डेड के लिए आप क्या करोगे, अब आप 6 लाख जो है उतने से रिजर्व आप प्री एक्विजिशन वाला कम करोगे, और प्री इक्विटी जो है उसको आप बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हम ले लेते हैं। तो इस ट्रीटमेंट के लिए वर्किंग नोट 1 पे जाना पड़ेगा हमें। तो वर्किंग नोट 1 में सबसे पहले बोनस इशू, और ये बोनस इशू हम सबसे पहले कर रहे हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है प्री इक्विजिशन, तो उसके लिए हमको क्या करना है, 6 लाख यहाँ से कम करने हैं प्री एक्विजिशन से। लेकिन साथ में बोनस इशू की वजह से जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी तो बढ़ रही है, तो उसको हमें बढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये 6 लाख हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। ओके, अब जो जो भी दिया हुआ था वो सब हमने कर लिया है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट। तो सबसे पहले 80%, 20% ये हमने ले लिया, इसका ट्रीटमेंट हमें देखना था यहाँ पर, तो हमने इसको यहाँ पर पुट भी कर दिया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज डन। टाइम एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, तो अगर टाइम एडजस्टमेंट कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी जो टाइम एडजस्टमेंट होगा वो अब क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, यानी अब टाइम एडजस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। ठीक, यानी वो पार्ट भी खत्म।
फिर हमने इस क्वेश्चन में डिविडेंड वाला पार्ट देखा था, तो 1,20,000 और 1,50,000, तो 1,50,000 वाला भी हमने इधर ट्रीट कर लिया था और 1,20,000 को भी हमने इधर यहाँ पर इधर एक इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट वर्किंग नोट 4 में ये भी ले लिया है, ये भी डन। तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट जो है उसको कंप्लीट करने पे फोकस कर सकते हैं। तो वर्किंग नोट जो है स्टेटमेंट वाला उसको कंप्लीट करते हैं। तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल अगर कुछ नहीं गिवन है तो फिर आप क्या अज्यूम करते हो? आपको अज्यूम करना है कि ये जो है यही आपका डेट ऑफ एक्विजिशन वाला है। तो यहाँ पर 15 लाख आपका ये अजम्पशन बेसिस पे आ गया। ठीक है, अब 30,000 जो है 30,000 आपका प्री था और 60,000 आपका डेट ऑफ कंसोलिडेशन, यानी ड्यूरिंग द ईयर 30,000 आपने जनरल रिजर्व में और डाले होंगे, राइट। फिर 775 और 1080, तो 1080 माइनस 775, तो 3,05,000 जो है ड्यूरिंग द ईयर आपका प्रॉफिट जो है वो हुआ। ठीक है, पूरे 12 महीने का। अब टोटल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3,05,000, 30,000, ये हो जाएगा 15 प्लस 30 प्लस 775, तो ये हो जाएगा 23,05,000 प्लस 30 प्लस 3,5, यानी 26,40। ठीक है, डिविडेंड पेड हमने एडजस्टमेंट जो है इसको ऐड बैक किया है, यानी 279, ये हो जाएगा एज इट इज़ 230, ये रहेगा 30,000, ये रहेगा, और ये हो जाएगा 3,5 प्लस 1.5, 455। ठीक है, टाइम एडजस्टमेंट कुछ है नहीं। अब बाकी की जो सारी चीज़ें हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। माइनस प्लस 2,305,000 माइनस दिस प्लस दिस, ओके, और माइनस दिस प्लस दिस, तो ये आ रहा है 2,355,000, ये आ रहा है 30,000, 435,000। अब डिवाइड कर दें, 2,355,000 इंटू 80%, यानी ये हो गया 1,884,123, और ये हो गया 4,71,123। फिर 30 इंटू 80%, 24,000 और 6,000, 435 इंटू 80%, ये हो गया 348,000 और 87,000। अब ये जाएगा वर्किंग नोट 2 में, ये जाएगा वर्किंग नोट 4 में, वर्किंग नोट 4, और बाकी ये तीनों जाएंगे वर्किंग नोट 3 में। तो वर्किंग नोट 2 में अब लेकर जाते हैं इसको, तो वर्किंग नोट 2 में ये वाला फिगर जाएगा 1,884,123 माइनस, सॉरी डिबेंचर तो है ही नहीं कुछ, तो 1,884,123। ठीक है, फिर 4,71,000, तो 4,71,000 चला जाएगा इधर, इसमें आता है डिबेंचर का शेयर,
फिर इसमें आता है प्री शेयर ऑफ एमआई, फिर पोस्ट शेयर ऑफ एमआई, पोस्ट शेयर में जनरल रिजर्व और पीएनएल। ठीक है, तो ये ले लिया, ये ले लिया। अब 24,000 जाएगा नीचे, तो 24,000 आ जाएगा इधर, पोस्ट जनरल रिजर्व, पोस्ट पीएनएल। 6,000 चला जाएगा एमआई में, 348,000 चला जाएगा इसमें, 348,000, और 87,000 चला जाएगा एमआई में। वर्किंग नोट 1 का काम हो गया, डन। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल लेते हैं। 18 लाख माइनस 18,84,000 माइनस 20, तो ये आ रहा है 2,04,000 नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है दैट मीन्स ये है हमारा कैपिटल रिजर्व, और इसको हाथों हाथ हम कहाँ डाल देंगे, इधर। तो कैपिटल रिजर्व 2,04,000, डन। फिर एमआई पे आ जाते हैं। डिबेंचर का कोई शेयर है नहीं, 93,000 प्लस 471,000, तो ये है 564,000। तो एमआई चला जाएगा 564,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके। फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व्स पे आ जाते हैं। तो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स पे आ जाएगा हमारा 34 लाख प्लस 24,000, 342430, 342430। तो यहाँ पे लिखते हैं 342430, ये है हमारा कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। फिर 36 लाख प्लस 348,000 माइनस 1,20,000, यानी 3828,123। तो ये हो जाएगा 3828,123। ये है कंसोलिडेटेड पीएनएल। ओके, तो यहाँ तक अब क्लोज हो गया सब कुछ। ठीक है, अब जो है, अब हमें बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट को अब फाइनलाइज करना है। तो बैलेंस शीट फाइनलाइज कर लें। 10 लाख प्लस 441,500 माइनस 240, तो ये है 120,1500। ये है 241,500। ठीक है, 356,000 प्लस 7 लाख, ये है 426,1212। 376,000 और 4 लाख, 416,000। 14 लाख प्लस 913 माइनस, नहीं, प्लस 2 लाख, 2513,123। ओके, देन बात करते हैं इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज माइनस, तो ये है 18,46,123। 26,84,123। ठीक है, अब करते हैं लाइबिलिटी साइड।
तो 60 लाख प्लस 120 1500 500 204 000 64 000 टोटल इसका आ रहा है 15,463,123। ओके, 15,463,000 मैच हो गया। मैच हो गया यानी क्या? वेरी ज़्यादा वाला बधाई हो। ओके, अल्टीमेट गोल क्या है सीएफएस का, कंसोलिडेशन का? यही, बधाई हो। ओके, सो अगर बैलेंस शीट मैच हो गई तो बधाई हो, ये करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने बोनस का एडजस्टमेंट देखा, डिविडेंड का एडजस्टमेंट देखा, राइट। स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन वो भी देखा, फिर कैपिटल रिजर्व आ रहा था तो कैपिटल रिजर्व को इसमें हमने देखा, राइट। तो ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जो कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंसोलिडेशन का जो है मोस्ट ऑफ दी जो ट्रीटमेंट्स हैं आपको बेसिक पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने दो क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए हैं। आप अपने एंड पे इसको प्रैक्टिस करें। आपको जो भी डाउट्स हैं, अगर कोई भी आपको फर्दर क्वेरीज हैं, आप उसको कमेंट में पोस्ट करें। आप अगर कोई क्वेश्चन जो है ऐसा चाह रहे हैं कि मैं आपको उसको करवाऊँ यहाँ पर, आप वो क्वेश्चन भी मुझे भेज सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे चैट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पर पोस्ट करें। डाउट्स जो हैं उसको पोस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। एक बहुत अच्छा एरिया है मार्क्स को स्कोर करने का। थोड़ा सा हो सकता है कि अगर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अगर आपकी नहीं है तो टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस अप्रोच से किया है तो टाइम मैनेज भी हो जाएगा, कोई चीज़ स्किप भी नहीं होगी, और जो भी मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स जो है आप आराम से अवेल कर सकते हो इस टॉपिक पर। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, जैसे कि मैंने मेंशन किया, आप प्लीज़ मुझे रीच आउट करें। तो कंसोलिडेशन जो है वो यहाँ पे हमारा रैपअप हो गया है। दो क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने कवर किए हैं। हम, अगर आपको कोई और डाउट्स हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप चाहते हो मैं करवाऊँ कंसोलिडेशन का, तो आप प्लीज़ मुझे वो भेज दें, तो मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर किसी भी फर्दर सेशन में वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दूँगी। ओके, टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो खूब सारा लाइक करें, और टेलीग्राम लिंक को झटपट से ज्वाइन कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।